प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की गणित अध्याय 3 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग आव्यूह के कुछ योग, घटाने तथा गुणनफल के बारे में समझ लेंगे। पिछले सेशन में हम लोग आव्यूह के कोटि तथा पंक्ति और स्तंभ के बारे में कैसे व्यवस्थित करना था उसके बारे में समझे थे। आज के सेशन में हम लोग आव्यूह के योग, गुणनफल और घटाने के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि अगर आप लोग हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस में नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन पे बन सके। तो चलते हैं हम लोग, कुछ आव्यूह की संक्रियाएँ दी गई हैं जिसमें से हमें आव्यूह के योग, अंतर तथा गुणा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों को कुछ 2 या 3 आव्यूह दिए जाएंगे जिसमें से हमसे कह दिया जाएगा कि इसको जोड़ो तथा घटाओ और इनका गुणा करो। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कौन से आव्यूह को हम जोड़ सकते हैं तथा कौन से आव्यूह को हम घटा सकते हैं। जैसे हम लोग पहले आव्यूह के योग के बारे में समझते हैं। देखिए, यहाँ आव्यूह का योग है। इसमें कह रहा है कि ए तथा बी समान कोटि के 2 आव्यूह दिए हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जी यदि अगर ए आव्यूह और बी आव्यूह दिया है तो उनकी कोटियाँ समान होनी चाहिए कि नहीं, अर्थात पंक्ति और स्तंभ दोनों समान होने चाहिए। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें, कि यहाँ पर हमें ए बराबर दिया गया है 2, 2, 1, 1, ये हमें एक आव्यूह दिया गया। दूसरा आव्यूह एक हमें बी दे दिया गया, जो हम ये कह सकते हैं 3, 2, 4 और ये 5, ये 2 आव्यूह दिए गए जिसमें से हम ये कहेंगे कि इसमें देखिए आव्यूह के योग के पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि ए तथा बी समान कोटि के 2 आव्यूह हैं जिनका योगफल ए प्लस बी उसी कोटि का एक ऐसा आव्यूह है जो आव्यूहों को ए तथा बी के संगत आव्यूहों को जोड़ने से प्राप्त होता है। अर्थात हमने एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझा है कि एक आव्यूह किस क्रम में दिया है, ये 2 गुणे 2 के रूप में दिया है। किस क्रम में दिया है? 2 गुणे 2 के रूप में दिया है। और बी वाला जो आव्यूह है ये भी किस रूप में दिया है? 2 गुणे 2 के रूप में दिया है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि अगर 2 आव्यूह हम ले रहे हैं तो वो आव्यूहों का पंक्ति तथा स्तंभ दोनों समान होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ए के पंक्ति तथा बी की पंक्ति तथा ए के स्तंभ तथा बी के स्तंभ दोनों समान होने चाहिए, तभी हम किसी आव्यूह को जोड़ सकते हैं तथा उन्हीं आव्यूह को हम क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं, तभी हम उनका योग और घटाना निकाल सकते हैं। अब हम लोग आव्यूह के योग के गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्रम विनिमय नियम पढ़ेंगे। ऐसा है आप लोग समझ चुके होंगे कि आव्यूह को हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। उनको हम लोग जो जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे उनको समझते जाएंगे कि कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो ज़्यादातर हमें यही याद रखना है कि जो प्रश्न हमें जो आव्यूह को जोड़ना रहेगा उनकी पंक्ति और स्तंभ समान होनी चाहिए, तभी हम जोड़ सकते हैं। यदि अगर पंक्ति और स्तंभ समान नहीं है, नहीं जोड़ सकते। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम जोड़ सकते हैं। देखिए, अगर हम देखें कि हमारे पास एक आव्यूह ये ए है, ए वाला जो आव्यूह है वो हमारे पास 3 है, 2 है और ये 5 है। इसको 6, 7 और 8 लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास ए आव्यूह हो गया। अब हमारे पास एक आव्यूह, देखिए हम लोग यहीं लिख लेते हैं, एक आव्यूह हमारे पास हो गया बी। देखिए बी वाला आव्यूह क्या हो गया? बी हो गया 2, 3, 4 और ये क्या हो जाएगा? 5। अब ये हमारे पास आव्यूह हो गया। अब देखिए ये जो इसका जो क्रम लिखा हुआ है, इस वाले का ऊपर वाले का जो क्रम लिखा हुआ है, पंक्ति कितनी है? तो पंक्ति 1 और 2। पंक्ति हमारी कितनी है? 2 हैं, तो इसको 2 गुणे 3 के रूप में कह सकते हैं।
पंक्ति 2 है और स्तंभ कितने 3 है। लेकिन नीचे वाला जो दिया गया है उसमें पंक्ति कितनी है 2 है और स्तंभ भी कितना है 2 है। अब यदि अगर हम इनको जोड़ना भी तो चाहें तो हम क्या इनकी पंक्तियाँ समान हैं, तो पंक्ति तो इनकी समान है लेकिन स्तंभ नहीं समान है। तो हम पंक्ति को पंक्ति के साथ तो जोड़ सकते हैं लेकिन स्तंभ नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसलिए ए और बी का योग नहीं कर सकते हैं, ना ए और बी का घटाना कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखना कि यदि अगर किसी का हम योग कर रहे हैं तो उनकी पंक्ति और स्तंभ समान होनी चाहिए। यदि अगर किसी का घटाना कर रहे हैं तो पंक्ति और स्तंभ समान होनी चाहिए। यह आप लोग समझ सकते हैं। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि पंक्ति और स्तंभ यदि अगर समान है तो उनका योग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं इनके गुणधर्म के बारे में समझ लेते हैं कैसे इनके गुणधर्म हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला गुणधर्म क्या है, क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है कि यदि अगर कोई ए आव्यूह दिया है और बी आव्यूह दिया है, जैसे यहाँ अगर हम कह दें कि एक ए आव्यूह दिया है उसका मान 2 आ रहा है और बी आव्यूह है उसका मान भी, जैसे अगर हम ये कहें, देखिए जैसे ए आव्यूह दिया है, ए आव्यूह कह सकते हैं 2, 3 और 4, 5 ये दिए गए हैं। और इसी जगह पर हमें एक आव्यूह दिया गया है, कौन सा, बी आव्यूह दिया गया है 4, 3, 5, 7। तो अगर ये आव्यूह को हम क्या कैसे करते हैं, देखिए यहाँ दिया गया है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के दो आव्यूह हैं तब हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस ए। अगर हम इनको ए को बी से जोड़ते हैं तब भी का योग वही रहता है, और यदि अगर बी को ए से जोड़ते हैं तब भी वही योग रहता है। तो वो कैसे होने चाहिए, कैसे आव्यूह कहलाएंगे, क्रम विनिमय नियम के आव्यूह कहलाएंगे। अब हम लोग दूसरे नियम पर चलते हैं। ये कैसा है, सैचर नियम है। सैचर नियम में कह रहा है कि यदि अगर हम 2 से ज़्यादा आव्यूह लें, जैसे 3 आव्यूह हो जाए ए बी सी, और कैसे होने चाहिए, समान कोटि के 3 आव्यूह होने चाहिए, तो उनका सैचर नियम क्या हो सकता है। देखिए इसको बड़ा कर दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या हो सकते हैं सैचर नियम में, अब देखिए यहाँ दिया गया है सैचर नियम में कि 3 कोटि के दिए गए हैं, वो भी समान आव्यूह दिए गए हैं। तो यदि अगर हम कहते हैं कि ए प्लस बी करें तो ए प्लस बी और सी को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। ये हम लोग नियम में देखेंगे और इसको सिद्ध भी करेंगे कैसे होते हैं। ये सैचर नियम आप लोगों को याद रखना है। अवयव के तस्मक अवयव का अस्तित्व कैसे होता है, जैसे अगर हम ए आव्यूह ले लें और उसको शून्य आव्यूह के साथ जोड़ें तो शून्य आव्यूह क्या होते हैं, तो आप लोग याद रखना शून्य आव्यूह जिसमें सभी अवयवों का जो क्रम होता है वो सारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं, वो शून्य आव्यूह होता है। तो ए को अगर शून्य से जोड़ते हैं तो ए ही प्राप्त होगा, मतलब वही आव्यूह प्राप्त होगा। तीसरा हो गया। अब जो चौथा दिया गया है, चौथे में क्या दिया गया है, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व दिया गया है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि अगर हम किसी आव्यूह को जोड़ते हैं और उसका एक माइनस आव्यूह ले लें, जैसे हमारे पास कोई एक आव्यूह दिया है, जैसे ये ए आव्यूह दिया है, ए आव्यूह को हम लिख सकते हैं जैसे 4, 5 और 3, 2, एक आव्यूह दिया है। और दूसरा आव्यूह हम ये ले लें, दूसरा आव्यूह ये हम कह सकते हैं कि -4, -5, -3 और -2। ये एक ऐसा आव्यूह है जिसे हम ये कह सकते हैं कि यदि अगर इसमें से माइनस का कॉमन लेते हैं तो देखिए अगर माइनस का कॉमन भी लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बराबर, अगर माइनस का कॉमन लेंगे तो 4, 5, 3, 2, ये ऐसे क्रम बन जाएगा। तो जो हमारा पहला आव्यूह था उसी क्रम का बन गया। तो हम ये लिख सकते हैं जो ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, -a के बराबर हो जाएगा। ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, -a के बराबर हो जाएगा। जब -a के बराबर हो जाएगा तो हम a की जो है वो किसके बराबर हो सकता है, -a के। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, +a के बराबर हो सकता है, किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। तो यदि अगर हम a को a से जोड़ते हैं, इधर जो माइनस का है इसको इधर ले आएंगे, कैसे हो जाएगा, प्लस का, तो 0 के बराबर हो जाएंगे। यदि अगर हम ये वाला जो है a है इसको a के बराबर रखते हैं और ये वाले आव्यूह को रखते हैं तो हमें किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। वही इस क्रम में भी कह रहा है, यदि अगर एक योग आव्यूह को प्रतिलोम आव्यूह के साथ जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो प्रतिलोम आव्यूह, योग का प्रतिलोम आव्यूह हमेशा क्या होता है, 0 होता है। या आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, उसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है कैसे होते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ए बराबर ये दिया गया और बी बराबर ये दिया गया।
वैसे सेम वही प्रक्रिया करनी है। अब ये निरसन नियम क्या होते हैं, जिसमें यदि आवयव को ए कामा बी तथा सी समान कोटि के 3 आवयव दिए गए हों तो ए प्लस बी और ए प्लस सी किसके बराबर होगा, बी और सी के, जो जो वाम निरसन नियम है इसका होता है। और दूसरा क्या होता है, बी प्लस ए, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस सी के, और बी बराबर किसके हो जाएगा, सी के, जो दक्षिण निरसन नियम होते हैं। ये योग के नियम थे जिसमें से हमें इन सभी का पालन करना है, जिसमें से जो कहेगा कि सेचन नियम का आप पालन करिए, फिर योग दशमक का नियम का पालन करिए, योग के प्रतिलोम का नियम का पालन करना, वो चीज़ हमें बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं आवयव के गुणनफल में चलते हैं। अब देखिए आवयव के जो गुणनफल होते हैं उनमें हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इनकी जो कोटियां हैं वो भी हमारे क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी हम उनका गुणनफल कर सकते हैं। नहीं अगर अन्यथा कोटियां इनकी भी समान नहीं है तो गुणनफल हम नहीं कर सकते। जैसे यहाँ दिया है आवयव का गुणनफल, जैसे दिया दो आवयों ए तथा बी को गुणन के अनुरूप कहा जाता है यदि ए में स्तंभ की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अब देखिए जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बताएं, यहाँ ए बराबर दिया गया है, ए बराबर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 3 4 5, और यहाँ पर दे दिया जाए b बराबर 4 और 2 3, बस इतना दे दिया। अब आप लोग यहाँ देखिए हमारी जो पंक्ति हैं वो कितनी हैं, 2 हैं, और स्तंभ भी कितने हैं, 2 हैं। लेकिन यहाँ जो है वो पंक्ति कितनी है, 1, और स्तंभ कितने हैं, 2। वो सॉरी, यहाँ जो पंक्ति हैं वो कितनी हैं, 2 हैं, और स्तंभ कितने हैं, 1 है। अब हमसे यहाँ क्या कहा है परिभाषा में कि वे आवयव उनका गुणनफल तभी हम कर सकते हैं जब ए का स्तंभ की संख्या तथा बी के पंक्ति की संख्या के बराबर है। अब यहाँ देखिए ए के स्तंभ की संख्या कितनी है, 2 है। ए के स्तंभ की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है, ये स्तंभ की संख्या है। और बी के किसके बराबर होना चाहिए, पंक्ति के, बी के पंक्ति की संख्या कितनी है, 2 है। ए के स्तंभ की संख्या और बी के पंक्ति की संख्या यदि अगर बराबर हैं तो हम उनका गुणनफल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो गुणनफल हम नहीं कर सकते, ये चीज़ आप लोग याद रखना। यदि ए के स्तंभ की संख्या और बी के पंक्ति की संख्या बराबर है तो हम आवयों का गुणनफल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए और बी का गुणनफल संभव है। लेकिन अगर हम कहें इसी का अपोजिट कर दें, जैसे अगर यहाँ इसी का अपोजिट कर दें, बी वाले को लिख दें पहले, बी वाले को अगर हम पहले लिख दें, क्या लिख दें, 4, बी वाले को अगर हम पहले लिख दें 4 और 2, फिर इसके बाद ए वाले को लिख दें, ए वाला क्या था, ए वाला यहाँ क्या था, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब हम अगर इसको देखें तो इसमें पंक्ति कितनी है हमारे पास है, 2 पंक्ति हैं, तो 2 गुणे 1, 1 स्तंभ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पंक्ति भी कितनी है, 2 हैं, और स्तंभ भी कितने हैं, 2 हैं। फिर से परिभाषा पर हम जाएंगे, परिभाषा जो हमारी दी है, परिभाषा क्या करिए कि ए के स्तंभ की संख्या, अब हम पहले बी को रखें तो बी के स्तंभ की संख्या और ए के पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो बी के स्तंभ कौन होंगे, तो अब स्तंभ कौन होंगे, तो स्तंभ ये होगा, और ए की पंक्ति कौन होगी, तो पंक्ति ये होगी। तो मतलब क्या ये बराबर हैं, नहीं बराबर है। तो क्या इनका गुणनफल कर सकते हैं, तो हम इनका गुणनफल नहीं कर सकते हैं, तो बी ए का गुणनफल हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ए बी का गुणनफल है उसका हम ए बी का गुणनफल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ए के स्तंभ की संख्या और बी के पंक्ति की संख्या बराबर है। इसमें एक एग्जाम्पल ये लिए थे जिसमें से बी के पंक्ति की संख्या और ए के स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है, तो इसलिए बी ए नहीं निकाल सकते। अब इस एग्जाम्पल में आप लोगों को दिया गया है क्रम विनिमय नियम में, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग गुणनफल कर सकते हैं।
योग में आप लोगों को कोटि याद रखना है कि उनकी कोटियाँ बराबर होनी चाहिए, तभी हम योग कर सकते हैं। अगर कोटियाँ नहीं बराबर हैं, पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है, तो हम लोग उनका योग और गुणनफल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह गुणनफल में है, यदि अगर पंक्ति और स्तंभ समान है तो गुणनफल कर सकते हैं। अगर पहले अवयव को दूसरे अवयव के पंक्ति और स्तंभ समान नहीं है तो नहीं कर सकते। अब क्रम विनिमय में इसी तरह दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें देखिए, इसमें कितना है, पंक्ति कितनी है, पंक्ति हमारी 2 है और स्तंभ इसका कितना है, 3 है। इस वाले का देखिए, इस वाले की पंक्ति कितनी है, 3 है और स्तंभ कितना, 1 है। हमने जो परिभाषा में पढ़ा था कि जो पहले लिखा, मतलब ए बी का हम अस्तित्व कर सकते हैं कि नहीं, ए बी के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर है तो मतलब ए बी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या हम इससे बी ए निकाल सकते हैं, तो बी ए में जस्ट उल्टा कर दो, इसमें पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या के बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसका मतलब इसका बी ए नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ए बी निकाल सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या समान है तो गुणनफल किया जा सकता है, यदि नहीं समान है तो गुणनफल नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों को गुणनफल करना बस यहीं तक रखना है। हम लोगों को गुणनफल करना और योग करना, घटाना अगले सेशन में देखेंगे। जो हमारी प्रश्नावली 3.2 है तो उसमें हम लोग सवाल को हल करेंगे जो एनसीईआरटी बेस पर हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुणनफल कैसे करते हैं और योगफल कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे। तो अगले सेशन में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत आने वाले सवालों को हल करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।